नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज हम बिल्डर के साथ फ्लैट बायर का रिश्ता समझने जा रहे हैं। मोस्टली अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स की बात हो रही है, थोड़ा बहुत रेडी पोजीशन की भी बात करते हैं और इस रिश्ते के बारे में बात करते हैं और इस रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये एक बड़ा अजीब सा रिश्ता है, ये नॉर्मल वाला रिश्ता नहीं है। दोस्तों, ये रिश्ते की बात, ये हम यानी किस तरह के व्यापार या व्यवहार में पड़ रहे हैं, उसके बारे में समझना, डिस्कस करना क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि ये जो रिश्ता है या ये जो व्यवहार या व्यापार है, ये जो लेन देन है बिल्डर के साथ, वो एक मामूली सा लेन देन नहीं है कि आप कोई दुकान पे गए और एक सामान खरीद लिया और लेकर आए, घर पे कुकर लेके आए, घर पर वॉशिंग मशीन लेके आए और उसको चलाया। ये वो टाइप का रिश्ता नहीं है। ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला रिश्ता है, बड़ा अजीब सा रिश्ता है। और मैं यानी जितना आप उसको देखोगे और समझोगे उतना आपको पता चलेगा कि कितना अजीब है, नॉर्मल वाला है ही नहीं। अब इसे समझने की जरूरत क्या है? अरे भाई, जैसा भी रिश्ता है, जो भी रिश्ता है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये है, वो है, एग्रीमेंट है, चल रहा है ना, दुनिया चल रही है, लोग रह रहे हैं ना नए फ्लैट्स में। अंडर कंस्ट्रक्शन में भी पोजीशन मिलता तो है, चाहे लेट मिलता हो, चाहे डिफेक्टिव मिलता हो, लेकिन मिलता तो है। क्यों इतना सोचना है? सोचना इसलिए है दोस्तों, क्योंकि इस रिश्ते पर आपके लिए 20-25 साल या 30 साल की खुशी या फिर दुख, दर्द इसके ऊपर टिका हुआ है। या तो आपको संतोष मिलेगा, खुशी मिलेगी, एक आप अच्छी तरह से जिंदगी जी सकोगे इस रिश्ते के आधार पर, इस व्यापार या व्यवहार के आधार पर, या फिर आपकी जिंदगी नरक होकर रह जाएगी, आप नरक में प्रवेश करने जा रहे हो। तो दोस्तों, आप इतना सब सोचते नहीं हो। जब आप सेल्स ऑफिस में जाते हो तो आप ऐसे नहीं सोचते हो, अरे यार यहां पे स्वर्ग या नर्क मिलने वाला है। वैसे तो आप स्वर्ग समझ के ही जाते हो, लेकिन नर्क हो सकता है और बहुत बड़ी आसानी से हो सकता है नर्क। सिंपल बात बोलूं, आपकी लायकात अगर 2 BHK की है, आपकी लायकात अगर है, आपकी इकोनॉमिक पावर, स्ट्रेंथ अगर 50 लाख या 60 लाख का पावर है आपके अंदर जनरेट करने का, और आप टोकन स्वाइप करके बैठते हो एक 80-90 लाख के फ्लैट पर। क्यों? क्योंकि भाई सेल्समैन ने कहा, उकसाया, लुभाया, कुछ कुछ दिखाया, और आपकी पत्नी या आपके पिताजी ने कहा, बेटा 3 BHK लेना सही होगा हमारी फैमिली के लिए, और आप इन लोगों के बातों में आकर स्वाइप कर देते हो। और स्वाइप ही नहीं, चलो आगे भी बढ़ जाते हो, और पहले पहले आपको पता नहीं चलता है, आप अग्रीमेंट में चले गए, लोन डिसबर्सल हो गया। बाद में जाके जब EMI आने शुरू होते हैं तब आपको पता चलता है, यार ये मैं EMI को पहुंच नहीं पा रहा हूं, मैं डूब रहा हूं, मैं कर्ज में डूबते हुए इंसान की तरह डूब रहा हूं। मैं सशक्त हूं, मैं इज्जतदार आदमी हूं, मैं ओवरस्पेंड नहीं करता हूं, लेकिन ये सिर्फ EMI का बोझ जो इतना बड़ा है और साथ में रेंट का जो बोझ है, वो मुझे खींच के अंदर डाल रहा है। मुझे एक बंदे का कॉल आया था दोस्तों, करीब करीब शायद 1 साल हुआ होगा। बंदा डेस्परेट था, सुसाइड की बात कर रहा था। उसका एक दूध का बिजनेस था, कहां पे, आई थिंक बांद्रा माहिम, वो एरिया में दूध का बिजनेस, दूध बेचने का दुकान था। अब इस बंदे ने क्या किया, एक फ्लैट लेने के चक्कर में उस धंधे को बेच दिया, दुकान को बेच दिया, एज अ गोइंग कंसर्न बेच दिया और पैसे डाल दिए प्रोजेक्ट में। उसका घर था, छोटा सा था, फैमिली के साथ में रह रहा था, बहुत ही मिडिल क्लास टाइप का बंदा था। वो घर बेच दिया ये नए फ्लैट लेने के चक्कर में, वो अंडर कंस्ट्रक्शन। ये तैयार फ्लैट था, उसने बेच दिया, बेच के दे दिया। फिर भी थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे तो कर्ज लिया,
फैमिली वालों से कर्ज लिया, दोस्तों से कर्ज लिया, वगैरह वगैरह। जब उसने मुझे फोन किया, वो कह रहा है इन लोगों ने मुझे पोजीशन नहीं दिया है। मैं बिल्डर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि पता नहीं किस टाइप का है, लेकिन कुछ टाइप का सेटलमेंट हुआ उस बंदे का, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। उस बंदे ने मुझे फोन किया और बोला कि सर, मैं आज खुदकुशी करने को सोच रहा हूं, सुसाइड करने को सोच रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। मैं किसी और के दुकान पर दूध वाले का डिलीवरी का काम कर रहा हूं। मेरा उम्र है लगभग 60 का उम्र है। उसकी बड़ी बेटी से मेरी बात हुई, ग्रोन अप डॉटर। कहता है यार शादी वादी का सोच भी नहीं सकता हूं, हालत खराब है मेरा। जब रिश्तेदार और दोस्त सामने से आते हैं, मैं रास्ता क्रॉस कर लेता हूं। मुझे उनसे मिलना नहीं होता है, मुझे बात नहीं करना होता है, क्योंकि मैं जानता हूं वो मुझे मेरा कर्ज का याद दिलाएंगे। वो कहेंगे तूने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे, कब लौटा सकेगा। वो कहता है मेरी इज्जत उतर गई है, मेरी फैमिली में, मेरे मार्केट में, हर जगह मेरी इज्जत उतरी हुई है। ये क्यों हुआ? उसने अंडर कंस्ट्रक्शन में लिया, अंडर कंस्ट्रक्शन में बिल्डर ने टाइम पर डिलीवरी नहीं किया। ये बंदा रो के गिड़गिड़ा रहा था। वो कह रहा है आप मुझे घर दे दो, छोटा दे दो, लेकिन दे दो, आज दे दो, जिसमें मैं जाके रह सकूं। हम लोग एक रिश्तेदार के यहां पड़े हुए हैं, फ्रेंडली बेसिस पे रेंट भी दे रहे हैं हम लोग, लेकिन रिश्तेदार के यहां है। वो रिश्तेदार भी रोज हमको ताने मारते हैं, पूरा फैमिली हमारा वहां उनके घर पे रह रहा है। वो कह रहा है यार कुछ तो घर दे दो, तुम्हारे पास इन्वेंट्री है, दूसरा इन्वेंट्री में टेम्परेरीली रहने को तो घर दे दो। कुछ सेटलमेंट हुआ, कुछ बात हुई। ये एक किस्सा था। यानी देखो, एक टोकन स्वाइप से, एक सौदे से आपके लाइफ में क्या क्या हो सकता है। आप जस्ट जरा सोचो। गलत गया वो बंदा। अब क्यों गलत गया? उसने वो ओवर कॉन्फिडेंस में था, मैं कर सकता हूं, मैं ले सकता हूं। दूसरे बंदे की बात करते हैं, सेम बिल्डर और एक बंदा था, वैसे ही वो अर्जेंसी मार्केटिंग में बिल्डर ने उसको कन्विंस किया और उसने ले लिया और ऐसा सब हो गया। ये बंदा आई थिंक 1.5 लाख की नौकरी कर रहा था, अच्छा सा फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी नौकरी थी। नौकरी चली गई। क्यों नौकरी चली गई भाई? जाते हैं, होता है, नॉर्मल है। तो उसने 1.5 लाख की सैलरी कमाने के टाइम पे जो फ्लैट बुक किया था, जिसके लिए उसने एग्रीमेंट किया था, जिसके लिए फ्लैट ये लोन डिसबर्सल हो चुका था, उसकी नौकरी चली गई। अब नौकरी चली गई, कई महीनों के लिए उसको नौकरी नहीं मिली। फिर आई थिंक 8-9 महीने के बाद या ऐसे उसने समझौता किया अपने सैलरी का। जो बंदा 1.5 लाख रुपया कमा रहा था, वो आ गया 55,000 की सैलरी पर। क्यों? अरे भाई ईएमआई बढ़ रहा है, ईएमआई का बोझ बढ़ रहा है, बैंक वाले घर पे आ रहे हैं, मेरे पास स्टेइंग पावर नहीं है। मैंने जो पहले ईएमआई तो मैंने मेरे सेविंग्स में से दिए। और वो कहता है कि एक दिन ये बैंक वाले हमारे घर पे आए थे, मेरी उन लोगों ने जो हमको खट्टा मीठा सुनाया, मेरी वाइफ इतनी शर्मिंदा हो गई कि वो खुदकुशी करने निकल गई। हालत खराब हो गया बोलता है वो। ऑफ कोर्स उसकी वाइफ ने कुछ किया नहीं, बचाया। मैंने उनके वाइफ से भी बात किया, उनसे भी बात किया। वो कहता है यार मेरी हालत खराब है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। मैं 55,000 की सैलरी में इनका ईएमआई नहीं भर सकता हूं। ऑलरेडी आई थिंक 40-50 लाख रुपीस डिसबर्स हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं? इन लोगों का अग्रीमेंट कहता है मैं बेच भी नहीं सकता हूं, नहीं तो मैं लोन के साथ वो जो भी यानी मैंने कुछ दिया है, चलो नुकसान ही लेके तो मैं एग्जिट कर लेता प्रोजेक्ट से। नुकसान ही लेके आप एग्जिट कर सकते हो। समझो आपने अपने जेब से 20-25 लाख दिए, बैंक ने और 25-30 लाख दिया है, ठीक है, मतलब हो गए 55 लाख। अब आप किसी और को बेच दो, वाइल द एग्रीमेंट इज स्टिल देयर, यानी फ्लैट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है उसका वैल्यू समझो 80 लाख का है। तो आप उसको, वो जो आपका 55 लाख है, आपको मिलना चाहिए 55 लाख, 55 लाख नहीं मिलने वाला है, चलो
40 लाख मिलेंगे, 50 लाख मिलेंगे। 50 लाख में आप कम से कम बैंक का ये कर दो और उसको ट्रांसफर कर दो। आपको शायद घर में 10 लाख आएंगे, आपने 20 दिया होगा, 30 दिया होगा, आपके 10 आएंगे। लेकिन आपका जो डेट है, जो कर्जा है, वो तो चुकता हो जाएगा। कर सकते हो ना, कर सकते हो, लेकिन ये बिल्डर्स करने नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। कुछ स्टेट्स में ये अलाउड भी है, मुंबई में अलाउड नहीं है, मैं जानता हूं, अलाउ ही नहीं करते कि आपका अग्रीमेंट है और आप किसी और को बेच दोगे। बिल्डर को अलाउड है, बाय द वे। अगर बिल्डर प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर सकता है तो वो ट्रांसफर कर देगा। किसी से कर्जा लिया हुआ है, समझो लोधा ने कर्जा लिया हुआ है पीरामल से, वो प्रोजेक्ट का नाम लोधा पीरामल पड़ जाएगा, या वो लोधा पीरामल को शेयर्स बेच देगा उस कंपनी में। पीरामल खरीद लेगा, पीरामल का एक्चुअली हो गया इसकी चमड़ी लोधा का, बाहर से मैक्रोटेक नाम रहेगा, अंदर से उसका मैनेजमेंट पीरामल का। होता है ना, कई बार होता है। ओमकार ने ऐसे सब सौदे किए हैं। वो लोग बेच सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन बेच सकते हैं, आप नहीं बेच सकते हो, आप नहीं निकल सकते हो इस सौदे में से। आपके लिए तो दोबारा उनसे बात करवाया मैंने, वो बिल्डर से भी बात करवाया। यानी ऑफ कोर्स बात करवाने के लिए प्रेशर डालना पड़ता है, प्रेशर डालना पड़ता है, वीडियोस बनाने पड़ते हैं, बात करनी पड़ती है। और यानी उनको गरज होना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। बिल्डर को गरज होना चाहिए, उनकी जरूरत पड़ जानी चाहिए। उनको जरूरत क्यों लगना चाहिए? क्योंकि यहां पे हमारा किरकिरा हो रहा है। अब किरकिरा क्यों हो रहा है भाई? आपने इस इंसान को कन्विंस करके पकड़ा दिया है ना, आप उसको एग्जिट दे नहीं रहे हो। एग्जिट नहीं दे रहे हो तो उसके पास रास्ते क्या है? उसके पास घर नहीं है, रहने को घर नहीं है, भाड़ा दे रहा है, अब ईएमआई भी देना है, उसकी सैलरी चली गई, वो क्या करेगा? क्या खुदकुशी के सिवा? अगर खुदकुशी करेगा तो आपके नाम पे करेगा, बिल्कुल आपके नाम पे नोट लिख के करेगा, याद रखिए। खबरदार ऐसे करे तो। ये बिल्डर्स को किसी की पड़ी नहीं है और इनके ऊपर तभी प्रेशर लाना पड़ता है कि बॉस ये प्रॉब्लम, दिस शिट इज योर्स, सॉर्ट इट आउट। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये गंदगी तुमने फैलाया है, इन हालातों को तुमने खड़ा किया है, सॉल्व करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो अब आजकल वो बैंक और बिल्डर उसके साथ बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं। हाँ तो निकालो ना, जब सॉल्यूशन निकलेगा तो शांति। चाहे उस इंसान का 10-15 लाख का लॉस हो जाए, लेकिन कम से कम वो डेटर तो नहीं है, उसका दिवाला तो नहीं निकलेगा। दोस्तों, बिल्डर्स आपको ऐसे अजीब अजीब सिचुएशंस में लाके रख देते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको ऐसे सिचुएशन में लाके रख देता है कि लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए आपको पूछना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि इस रिश्ते में, ये रिश्ता बिल्डर के साथ क्या है, हमारा रिश्ता है क्या, हम कौन है बिल्डर के, हम लगते क्या है। मैं आपको कुछ फंडास देता हूं। क्या आप उसके कर्जदार हैं बिल्डर के? तो जवाब है नहीं। हमने कोई बिल्डर से लोन लिया नहीं है, हमने कोई उधार लिया नहीं है। हमको बिल्डर ने एक चीज ने 1 इंच नहीं दिया है, 1 स्क्वायर फुट नहीं दिया है। वो एक प्रॉमिस दिया है, प्रॉमिस दिया है कि 2023 में या 24 में या 25 में वो हमको एक फ्लैट देने वाला है, या 28 में। फ्लैट देने की बात है, अग्रीमेंट है, पेपर है। पेपर के सिवा उसने हमको कुछ भी नहीं दिया। तो हम उसके कर्जदार कैसे हुए? कर्जदार नहीं है तो हम क्या हैं? तो हम उसके क्रेडिटर्स हैं। यानी बिल्डर हमारा कर्जदार है, बिल्डर फ्लैट बायर का कर्जदार है। जैसे जैसे आप बिल्डर को इंस्टॉलमेंट्स देते हो या बैंक डिसबर्सल जाता है, समझो 30 लाख का बैंक डिसबर्सल गया, तो इसका मतलब 30 लाख का कर्जदार हो गया बिल्डर। वो कर्ज उतारना है, कब उतारेगा? जब फ्लैट बनेगा, जब फ्लैट आपको पोजीशन मिलेगा, तब वो आपका कर्ज उतारेगा। तब तक वो आपका कर्जदार है। चाहे आप बैंक के कर्जदार हो, आपने होम लोन लिया है, लेकिन वो तो आपका कर्जदार है ना बिल्डर। अगर वो कर्जदार है, अगर वो डेटर है आपका, तो वो आपका बाप बन के क्यों बात कर रहा है? उसके अग्रीमेंट में इतनी सारी गंदगी क्यों है?
कि तुम्हारा क्या एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे, ऐसे हुआ तो कैंसिल कर देंगे, वैसे हुआ तो कैंसिल कर देंगे, तुमने पैसे नहीं दिए तो कैंसिल कर देंगे तुम्हारा, यानी तुम देखो कितनी बार वो कहते हैं तुमसे कैंसिल कर देंगे, तुमसे कैंसिल कर देंगे। कितनी गंदी तरीके से व्यवहार है ये। व्यवहार को उसमें जितनी मलिनता भरी हुई है, जितना मैल भरा हुआ है उस व्यवहार में, जिस तरह से वो आपसे पेश आते हैं, आप सोचिए जरा। वो आपके कर्जदार हैं और लाखों के कर्जदार हैं। एक डेट उतारना है, कौन सा डेट कि आप जो दे रहे हो, समझो 60-70 लाख 70 लाख का फ्लैट है, वो 70 लाख का फ्लैट जब आपको फ्लैट देगा ना, जिस दिन वो आपको पोजीशन देगा, जिस दिन आप फ्लैट को ले लोगे और उसके अंदर मूव करोगे ना, तब बिल्डर का कर्जा उतरेगा। बिल्डर का कर्जा तब उस दिन उतरेगा। उस दिन तक वो आपके कर्जदार है। वो कर्जदार की तरह क्यों नहीं बात कर रहा है? सोचिए जरा, अपने आप से पूछिए जरा, वो क्यों अपने आप को जवाबदार नहीं ठहराता है? वो ऐसे क्यों सोचता है कि वो आपका बाप है? वो आपके बाप बन के क्यों बात करते हैं? सोचिए। उसके बाद भी वो उनकी हिम्मत देखिए आप। आपको फ्लैट मिल जाएगा, आपने पोजीशन ले लिया, आपसे एग्रीमेंट में क्या क्या लिखवा के लिया है? ऐसे लिखवा के लिया है, साहब हम आपके घर के बाहर दूसरे बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, हम आपके टेरेस पे साइन बोर्ड्स लगाएंगे, हो सकता है आपका बिल्डिंग में हम पार्ट ओसी लेके आपको पोजीशन भी दे देंगे और आपके बिल्डिंग पे ऊपर और 20-30 माला चढ़ाने का काम हम चालू रखेंगे। न्यूसेंस होगा, आवाज आएगा, धूल उड़ेगा, सीमेंट मिक्सर्स आएंगे जाएंगे, आपके बच्चे बाहर खेल नहीं सकेंगे, आपको रिक्रिएशन ग्राउंड नहीं मिलेगा, क्लब नहीं मिलेगा। आप कंप्लेन नहीं करोगे, आप चुप रहोगे, आप सह लोगे। आपके बच्चे के लिए खतरा है, वर्कर्स आते जाते हैं, बिल्डिंग में आते जाते हैं, कंपाउंड में आते जाते हैं, आप चुप रहोगे। आपका क्लब, रिक्रिएशन पूल वगैरह शायद आपको सेम टाइम तो नहीं ही देंगे, 2 साल 3 साल 5 साल जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब हम देंगे, जब हमारी सुविधा है। ऐसे ऐसे लिखवा के लिया है आपके एग्रीमेंट में। आप जरा पढ़िए, आपने एक्सेप्ट क्यों किया? आप इस तरह के अब्यूजिव रिलेशन को क्यों एक्सेप्ट करते हो जहां पे आपको पोजीशन मिल जाता है? बिल्डर ने कर्जा उतारने के बाद भी अब आपको उसके एक्टिविटीज का खामियाजा, उसके डिसएडवांटेज, उसका हार्म लेना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा कौन सा रिश्ता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोच लो कि आपने कोई कार खरीदा और कार मैन्युफैक्चरर कहता है, सर आपके कार को तो हमने दे दिया, पोजीशन दे दिया, लेकिन आपकी कार चलाने में असुविधा होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर जब तक हम परफेक्ट नहीं करते हैं तब तक आपको दिक्कत होगी, आप 3rd गियर से आगे चला नहीं सकोगे। तो ये सॉफ्टवेयर कब तैयार होगा? सर बहुत सारे और लोग हैं, वो और लोगों को कार्स मिलेंगे तब जाके आपका कार एकदम सही तरह से चलेगा, जहां पे आप शांति से चला सकोगे। उससे पहले आपको बहुत इनकन्वीनियंस होगा, तरह तरह के तकलीफ दिक्कतें आएंगे, कभी क्लच प्लेट नहीं चल रहा है, कभी गियर नहीं चल रहे हैं, कभी कुछ आपको सहना पड़ेगा। ये टाइप का कोई अग्रीमेंट होता है क्या? आप जरा सोचिए। कमर्शियल सेंस में ये जो अग्रीमेंट है, इवन रेडी पोजीशन भी, आप रेडी पोजीशन ले रहे हो, चलिए आपके सर पे रिस्क नहीं है, बिल्डर ने अपना कर्ज उतार दिया, आपने पैसे दिए, आपके बैंक ने डिसबर्सल दिया, आपने फ्लैट का पोजीशन ले लिया, कम से कम आप रिस्क जोन में से निकल गए, आपका रिस्क नहीं है। लेकिन उसके बाद भी असुविधा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ये एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट है। और असुविधा किस टाइप के? वो कहते हैं इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट है सर, बाजू के बिल्डिंग बनेंगे, सामने के बिल्डिंग बनेंगे, उसके लिए सबके लिए रास्ता बनेगा, वो सारे रास्ते के लिए आप पैसा दोगे। इंटीग्रेटेड टाउनशिप मेंटेनेंस आप पे करो। फिर आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर जो प्रोजेक्ट बन रहा है
वो उसका भी पेमेंट आपको करना है, मेंटेनेंस। और फिर आपका बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस है वो भी आप भरोगे, आपके बिल्डिंग का मेंटेनेंस, पानी वगैरह वगैरह, पानी बिजली वगैरह। इंटीग्रेटेड टाउनशिप को चलाने के लिए हम कोई बॉडी को लगाएंगे, वो इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए नया नियम बनाएगा, जिस नियम को हमने आज तक आपके सामने रखा नहीं है। आप इन थ्योरी उसके लिए भी एग्री करते हो। आपके क्लब को चलाने के लिए हम किसी एजेंसी को लगाएंगे, और आपका जो पूरा जो कंपाउंड है जहां पे बहुत कुछ है, यानी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको संभाल नहीं पाएगा, ऐसे टाइप के हमने बना दिया है, खिचड़ा बना दिया है इन शॉर्ट। उस खिचड़े को मेंटेन करने के लिए हम किसी मेंटेनेंस एजेंसी को हम तय करेंगे, उनके चार्जेस हम तय करेंगे, बिल्डर, और उसके चार्जेस लेकिन आप चुपचाप दोगे आप, तय करेंगे हम, बदल नहीं सकते हो, आपके पास राइट नहीं है बदलने का, और आप पे करोगे। अब उन्होंने अगर सर्विस नहीं दिया, आप उसकी शिकायत नहीं करोगे, हमारी तो शिकायत करोगे ही नहीं, यानी उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है अगर उसने ठीक से नहीं किया तो। हमने जो जो बनाया हुआ है, फीचर्स बनाए हुए हैं तरह तरह से, हमने कहा जिम मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा वगैरह वगैरह, आपको मिलेगा। कब मिलेगा मत पूछो हमसे कब मिलेगा जब इंटीग्रेटेड टाउनशिप में सबको मिलेगा, तब आपको भी मिलेगा। ये क्या है, ये किस तरह का व्यवहार है जहां पर आपको डिसएडवांटेज, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे जब तक आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, सारी सुविधाओं के लिए आपको दिखाया क्या जाता है कि आप अच्छे लाइफ में जियोगे, आपको दे क्या रहे हैं, इज दिस। आप एक बात सोचिए, अगर कोई विक्रेता है, एक प्रोडक्ट बेच रहा है, तो विक्रेता का बेसिक मिनिमम क्या है कि विक्रेता का जो प्रोडक्ट है वो तैयार होना चाहिए। उसके पास प्रोडक्ट है, ले लो सर, ये ले लो, आप ले लो, चलो, और अब आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आप सुखी रहो, और अगर जरूरत पड़े तो वारंटी गारंटी ये रहे। खामियाजा है, यानी कोई क्या बोलते हैं, फॉल्ट्स अगर हैं तो वो फॉल्ट्स के लिए हमारे पास आ जाएगी, हम उसको रिपेयर कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, जो भी करेंगे। ये होता है नॉर्मल बायर सेलर रिलेशनशिप। यहां पे वो नहीं है, उल्टा है। पोजीशन लेटर पे वो लिखवा के लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम हर चीज से खुश है, हम कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये आपका सेलर तो नहीं है ये बंदा। मैन्युफैक्चरर भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से पहले से स्टैंडर्ड तय करना पड़ता है। जैसे कि कार्स है, वो कार ट्राइड, टेस्टेड, प्रूवन, उसकी क्वालिटी, हर चीज आप देख सकते हो, उसके बाद वो आपको देते हैं मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर सब सॉर्ट आउट कर देता है। ये लोग, अरे इसका परमिशन, इसकी क्वालिटी, कुछ किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं है, परमिशन, क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स कुछ नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, और वो आपको पकड़ा देते हैं। खबरदार रहिए मेरे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।